नमस्कार, मैं दीपक आर अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DR अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट कैसे बनाएं और बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट को तैयार कौन करता है। देखिए, टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली में जैसे जैसे आप पेमेंट की, रिसीप्ट की एंट्री करते हैं तो वो अपने आप फाइनलाइज होती चली जाती हैं और अंत में आगे एक बैलेंस शीट बन के तैयार होती है। ये बैलेंस शीट कौन बनाता है? इस बैलेंस शीट को बनाने वाले, अगर छोटी फर्म की बात करें तो छोटी फर्म में जो ओनर होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वो खुद तैयार कर लेते हैं। जो बड़ी कंपनी होती हैं उनमें CA या ऑडिटर वगैरह उसको तैयार करते हैं। और कहीं कहीं जो इंडिविजुअल फर्म होती हैं, जो छोटी फर्म होती हैं, या कोई भी फर्म है, कोई भी व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही बनती हैं। कुछ लोग, कुछ फर्में अपना हिसाब किताब मेंटेन रखने के लिए वो हर महीने बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि उनको ये पता लग सके कि उनकी देनदारी कितनी है और लेनदारी कितनी है। तो आज इसी हम विषय पर बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मुख्य बिंदु है, और अगर आप पे बैलेंस शीट देखनी नहीं आती और आप पे बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती तो आप बेकार हैं। बेकार से मतलब आपको अकाउंटिंग नहीं आती। अगर आपसे आज पूछा जाए कि हमारी देनदारी क्या है, हमारी लेनदारी क्या है, हमें किसका कितना इंटरेस्ट देना है, लेना है, या कितना हमारा मार्केट में पैसा है, लेना है या देना है, कितना हमारा कैश इन हैंड है, कितनी रोकड़ है हमारी, कितने बैंक में है, कितने हमारे लोन ड्यूज चल रहे हैं, कितने हमारा लोन एडवांस चल रहे हैं, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो एक मात्र एक बैलेंस शीट खोल के ही आप उसको बता सकते हैं कि सर इस तरह से हमारा इतना ड्यूज़ है और इतना हमारा पेबल है। बैलेंस शीट की तीसरी क्लास है और मैंने इस बैलेंस शीट को 2 भागों में बांटा है, एक लायबिलिटीज़ में, एक एसेट्स में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि दोनों पक्षों में अंतर क्या है। जैसे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस, इस तरह से ये सारी चीज़ें एक लायबिलिटीज पक्ष में होती हैं। जब हम टैली खोलेंगे और टैली के अंदर बैलेंस शीट खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। और इसमें सबसे पहले मैं लायबिलिटीज साइड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है लोन लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन्स अकाउंट, तीसरा है करंट लायबिलिटीज़। और इधर एसेट्स पक्ष में 2 ग्रुप हैं, एक फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट्स। तो आप इनको आगे समझेंगे, इनमें क्या क्या जो ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, ये जो भी ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है अकाउंटिंग की। अगर आप इनको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप वाइज या लेजर वाइज या सब ग्रुप वाइज, तो आपकी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिलेगी। और अगर आप इनको ठीक से कर लेते हैं तो आप एक अच्छा बैलेंस शीट बना पाएंगे। और दूसरी बात, ये वो ग्रुप हैं, ये वो लेजर हैं, ये वो सब ग्रुप हैं जो आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी फर्म में या कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ ये आपको इस्तेमाल होंगे। इनके बिना आप अकाउंटिंग असंभव है। बैलेंस शीट पार्ट 1, इसमें 5 सब ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। और इनके बिना आप अकाउंटिंग का तो सवाल ही छोड़ दीजिए कि इनके बिना अकाउंटिंग होगी। हर ग्रुप में कोई ना कोई एंट्री आती है, और वो मेजर एंट्री आती हैं कि जिनके बिना आप व्यापार करना असंभव है। लायबिलिटी साइड की हम बात कर रहे हैं, तो लायबिलिटी साइड में एक पहला है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा लोन लायबिलिटीज़, और तीसरा है करंट लायबिलिटीज़। और डेबिट साइड में एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 तरह की ओनरशिप होती है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही व्यक्ति की पूंजी लगी होती है, और जो भी उसका नफ़ा है, नुकसान है, और जो भी उसका देनदारी वगैरह होती है, सारी लायबिलिटीज उसी एक व्यक्ति के ऊपर होती है। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर 1 2 3 4 5
या 10, जितने भी आप पार्टनर्स रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, और परसेंटेज वाइज उनका मालिकाना हक उसमें तय हो जाता है। अगला है बैलेंस शीट के अंदर लोन्स। देखिए 2 तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन तो वो होते हैं कि जहाँ जब आप लोन लेते हैं तो उसमें लोन लेने के बदले आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और अनसिक्योर लोन में ऐसा कुछ नहीं होता। अनसिक्योर लोन में आपको कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। एक अपना व्यापार की बैलेंस शीट के आधार पे ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही आपको लोन मिल जाता है। सिक्योर लोन में गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आती हैं जो देती हैं, और अनसिक्योर लोन में गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, एनी पर्सन एंड फर्म है। मतलब आपने किसी व्यक्ति विशेष से पैसे ले लिया या किसी फर्म से आपने लोन ले लिया, या फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली मेम्बर से अपने माता पिता या भाई बहन किसी से आपने लोन ले लिया, या बैंक की लिमिट है, क्रेडिट कार्ड, ये सब अनसिक्योर लोन में ही आते हैं। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ फर्मों की लिमिट होती है बनी हुई, तो क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो कहने को वो महीने के महीने उनका सेटलमेंट होता रहता है, लेकिन वो आते वो अनसिक्योर लोन में ही है। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसको जो सब ग्रुप का हेड है वो आप उसमें ही लेके चलेंगे। गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंकों में ये जो आपके सामने बैंक हैं यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इन्हीं पे ही कारोबार होता है, जैसे केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। ये वो मेजर बैंक हैं जो आपको हर हाल में, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी शहर से हैं, किसी भी कस्बे या कहीं भी हैं, तो ये आपको बैंक वहाँ मिल ही जाएंगे, और इन बैंकों का में ही आपका जो व्यापार का जो लेन देन होता है इन्हीं में होता है। ये गवर्नमेंट बैंक है। जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर के अलग बैंक होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के भी अपने बैंक होते हैं, और ये हर कस्बे में और बड़े शहरों में, स्टेट में अलग अलग होते हैं। आप चाहे कहीं व्यापार कर रहे हैं, चाहे कहीं आप जॉब कर रहे हैं अकाउंटेंट की, तो ये बैंकों का लेन देन होता ही है। जैसे सबसे ज़्यादा तो मैं बात करूँगा HDFC है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, हिंदुस्तान बैंक है, और बंधन बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये मोस्ट बैंक हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। बाकी जो मैंने लिस्ट सामने दी हुई है ये सारे बैंक आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे जिनसे आपका लेन देन होगा, चाहे वो लेन देन व्यापार के लेन देन हो, चाहे वो लिमिट का हो, चाहे वो बैंक का फाइनेंस के रूप में हो। और ये आगे चलते हैं लोन टॉप फाइनेंस कंपनी, आगे चलते हैं प्राइवेट फाइनेंस कंपनी। ये वो कंपनी हैं जो केवल फाइनेंस से संबंधित काम करती हैं, जो आपको लोन देती हैं, जैसे श्रीराम ग्रुप है, और बजाज फाइनेंस भी है, आदित्य बिरला है, महिंद्रा फाइनेंस है, ये सब LIC है। ये इस तरह की ये सारी आपको देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं आप अकाउंट कर रहे होंगे तो वहाँ आपका फर्म का कोई ना कोई इस तरह का लोन कोई चल रहा होगा, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी का लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, लोन होता है। लोन लाइबिलिटीज़ में एनी पर्सन एंड फर्म की बात आई, और रिलेटिव की बात आई, और फर्म लोन टाइप की बात आई। तो देखिए एनी पर्सन में तो यही होता है कि आपने मतलब आपका कोई भी संबंधी है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपने उससे पैसा ले लिया, या आपका जैसे हमारे राम अग्रवाल जी से मैंने पैसे ले लिया, तो मैंने हमारी राम अग्रवाल जी से पैसा ले लिया, सुभाष अग्रवाल जी से पैसा ले लिया, तो ये मेरे रिलेटिव नहीं है, और मैंने जो है नहीं, जैसे मेरे कोई मिले संपर्क हैं व्यापारिक संबंध में, मैंने इंडिविजुअली नाम से मैंने पैसे ले लिया। फर्म है, फर्म के नाम से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है, आनंद इंटरप्राइजेस के नाम से ले लिया, जय कुमार राम कुमार के नाम से लिया, हरिओम ट्रेडर्स के नाम से ले लिया, श्याम किराना स्टोर के नाम से ले लिया। इस तरह की एंट्री आती हैं। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो इस तरह की आपकी एंट्री सामने आपको फेस करनी पड़ेंगी। मैंने इसलिए इसका डेमो आपको दिया है बना के। और एनी रिलेटिव एंड फैमिली, एनी रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स में जो ब्लड रिलेशन वाले हैं आपके, जैसे माता पिता हैं और आपके भाई बहन हैं, तो उनसे आप लोन लेते हैं, तो वो अलग कैटेगरी में आता है, वो इनकम टैक्स की बात है, अलग बात है। तो ये वो ग्रुप हैं, वो लेजर हैं जो आप
जब काम करेंगे तो आपके सामने इस्तेमाल होंगे। इस तरह की एंट्री बनेंगी आपकी। तीसरा सब ग्रुप है करंट लायबिलिटीज़, जिसमें आपके 6 ग्रुप बने हुए हैं। पहला है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जो भी टैक्स से संबंधित जितनी भी एंट्री होती हैं, चाहे सेल है, परचेज है, और आपका TDS है, EPF है, ESI है, वो सारी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आती हैं। जो भी टैक्स से संबंधित जो भी एंट्री होंगी वो आपको जो ड्यूटी एंड टैक्सेस का हेड होगा उसके अंदर ही आपकी जाएंगी। और उसमें आपका GST कितनी है, TDS कितना आपको पेबल करना है, APF कितना पेबल करना है, वो सारी एंट्रियाँ आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं लगेगा हमें कितना टैक्स पे करना है, तो आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाके सारा एक लेजर बनाए जाएंगे, उसमें अलग अलग उसके आप देख के बता देंगे कि आप हमारी इतनी GST पेबल है और इतने हमारा TDS पेबल है, इतना हमारा ESI और EPF पेबल है। अगला है दूसरा नंबर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में मान लीजिए हमने 10 पार्टियों से माल खरीदा और 5 को हमने पेमेंट कर दिया, 5 हमारी रह गई। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी देनदारी क्या है, मतलब हमें किन लोगों को पैसा देना है मार्केट में। तो आप बता देंगे कि भाई 5 पार्टी हैं या इतने रुपए का बैलेंस इतनी पार्टियों पे निकल रहा है। अगला है सेली पेबल। सेम सेली के साथ है। सेली आपने 30 तारीख को बुक कर दी और आप उसको 10 तारीख तक उसको आप देते हैं 10 में 7 में, तो आपकी सैलरी कितनी पेबल है। या मान लीजिए आपने सैलरी सबके बाद कुछ एम्प्लॉय की सैलरी रह गई, तो उसमें सैलरी पेबल कितनी निकल रही है, कितने लोगों की निकल रही है, तो आप बता सकते हैं कि ये कुछ लोगों की सैलरी पेबल है, उसकी एंट्री ये है, किन किन लोगों की है वो आप सब खोल के बता सकते हैं। ऐसे ही भाड़े के साथ है। भाड़ा आपने माल मंगाया है ट्रांसपोर्ट से या आपने कहीं माल भेजा है तो उसका कितना भाड़ा बना, वो सब इसके अंदर भाड़े के अंदर पेबल है। और रेंट आपने दिया है, मान लीजिए आपको ऑफिस, गोदाम या फैक्ट्री है रेंट पे ली हुई है, तो आपको उसका कितना रेंट पेबल है। और इंटरेस्ट पेबल है। और इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिए हुए हैं सभी तरह के, चाहे वो व्हीकल है, चाहे होम लोन है, चाहे बिजनेस लोन है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे जो भी आपका जितना भी उस पर इंटरेस्ट बनना है, इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी बननी है वो इंटरेस्ट पेबल के अंदर आती है। कल को आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे इंटरेस्ट कितना देना है मुझे इस महीने, तो आप उसको इंटरेस्ट का जो हेड है उसको खोल के बता देंगे। और जो जैसे जैसे उसमें नाम आएंगे आप उसको बता देंगे कि इतने लोगों पे को हमें को इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट की एंट्री किस तरह से होगी, क्या क्या बनेंगी, या इन सब लायबिलिटीज़ में जो भी एंट्री बनेंगी जैसे मैंने आपको बताया है, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य आपको बैलेंस शीट को समझाना है। आपको बैलेंस शीट जो है जैसे समझ में आ जाएगी, जैसे जैसे आपको सब ग्रुप और लेजर समझ में आ जाएंगे, आपको ठीक वैसे ही आगे काम करने में और टैली की एंट्री को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप बैलेंस शीट को ठीक से पढ़ें, समझें, और इसको मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको पेपर पे लिखें और बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें। लायबिलिटीज साइड में क्या लिखना है, एसेट साइड में क्या लिखना है, कौन से लेजर लायबिलिटी साइड के हैं, कौन से एसेट साइड के हैं। क्योंकि बैलेंस शीट जब आप अकाउंटिंग करेंगे या अकाउंट्स का काम करेंगे तो कुछ लोग आपसे बैलेंस शीट बनवाने के लिए भी आएंगे, तो आप उस बैलेंस को बना सकें। तो बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप बैलेंस शीट आप ठीक से समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग आपके लिए कोई भी भारी नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट में लापरवाही कर देते हैं तो हमेशा आप जो है एक परफेक्ट बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। एक फाइनल जो बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंस स्टेटमेंट से बोलते हैं, वो आप नहीं बना पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको जो भी अपॉइंट करे, जहाँ भी आप काम करें या अपना काम कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा कोई हिसाब किताब में कोई एंट्री या कोई पैसा किसी का लेन देन कुछ छूट गया हो। इस तरह की पकड़ आपकी होनी चाहिए कि आपको सभी हिसाब किताब, सभी पार्टियों का जो लेन देन है वो आपको एक बैलेंस शीट के अंदर आ जाए। ऐसा ना हो कि मान लो किसी कोई एंट्री रह जाए या किसी का कोई खर्चा या किसी की कोई देनदारी लेनदारी नोट होने से रह जाए। अगर वो है भी तो वो किस पक्ष में है। मान लीजिए कोई एंट्री ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है आपको, बैंक स्टेटमेंट के अंदर मान लीजिए कोई एंट्री आ जाती है, या मान लीजिए कोई पेमेंट है जो आपने लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप एक सस्पेंस एंट्री के अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद में सस्पेंड जैसा आपको क्लियर हो जाए तो उसको आप उसको जो उसका लेजर बनता है उस लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे उसको एंट्री को। तो आज हम इस वीडियो को यहीं
समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पार्ट 2, इसमें हम आपको एसेट्स के बारे में बताएंगे जो पार्ट 2 है, जिसे अब तो हमने बताया आपको लायबिलिटीज़ के बारे में पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में बताएंगे हम एसेट्स के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।